हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि इसके बाद हम सेकेंड यूनिट करेंगे। एक डाउट मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपका फिनिश कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैम आप जो एक एक्स्ट्रा 5th यूनिट पढ़ाना चाह रही हैं वो सिलेबस में आएगा या नहीं, पेपर में आएगा या नहीं। बच्चा, वो मैं अपने पास से कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं पढ़ा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है वो आपकी टोटल 5 यूनिट हैं, बट इस बुक के अंदर आपको 4 यूनिट्स दी गई हैं। एक बात हमेशा याद रखना, खैर अब तो आप चलो निकल ही जाओगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो सोल जो है कभी भी कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है, तो उन्होंने आप लोगों को इसमें एक यूनिट नहीं दी है और वो एक यूनिट जो है वो हम कवर खुद करेंगे। सो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो सेकेंड यूनिट है आपकी राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति का विश्लेषण। ठीक है, अब सीधे सीधी बात, यहाँ पर नीति के विश्लेषण को पूछा गया। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर नीति पूछी गई, लोक नीति पूछी गई, फिर साथ में नीति विश्लेषण को भी पूछा गया। ठीक है, सो उसके साथ वो नीति विश्लेषण जस्ट आपका एक एग्जाम्पल था कि भाई नीति विश्लेषण को भी लिख दो, वरना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये वाली चीज़ है कि नीति विश्लेषण, अब ये पूछा गया है कि नीति विश्लेषण एक्चुअली में है क्या। सार्वजनिक नीति एक विषय व परीक्षण के क्षेत्र के रूप में एक विस्तृत अतीत है, यद्यपि समकालीन नीति विश्लेषण 20वीं शताब्दी के अंदर उभरा था। ठीक है, जो हमारी सार्वजनिक नीतियां हैं वो हमारी बहुत पुरानी चीज़ है, बट जो हमारी नीति विश्लेषण है, मतलब पॉलिसी एनालिसिस, वो 20वीं सेंचुरी के अंदर उभरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नीति विज्ञान का विषय नीति निर्माण की प्रक्रिया में ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नए विषय के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये कहा जा सकता है कि नीति विज्ञान ज्ञान का एक निकाय है जो सार्वजनिक नीति निर्माण की दक्षता को बढ़ावा देता है और नीतियों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन की प्रभावशीलता और दक्षता को भी बहुत बढ़ावा देता है। ठीक है, एक डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इंग्लिश मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये वाली बात बोली थी कि मैम आप थोड़ा इंग्लिश में आप वीडियो बना देते तो ज़्यादा बेटर रहता। बच्चा, आप अपनी PDF ओपन करके इस लेक्चर्स को सुनो तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैम आपको पढ़ाना क्या चाह रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि स्पेशली आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या पंजाबी के हो, हिंदी के हो, पढ़ना तो हिंदी में ही पड़ता है, बाकी लिखोगे तो आप अपनी ही लैंग्वेज में। तो कोशिश करो इसको प्ले करके अपने PDF से पढ़ो। तो सार्वजनिक नीतियाँ मूल रूप से सरकारी निर्णय या गतिविधियों का कर्म है। मतलब हमारी जो नीतियाँ हमारे लिए जो बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़, वो प्योर तरीके से गवर्नमेंट का एक डिसीजन, निर्णय और उनकी गतिविधियों का कर्म है, उनकी सिचुएशंस का एक कर्म माना जाता है जो सरकार कुछ लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। ठीक है, अब नीतियाँ हमारे लिए बनाई जाती हैं कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। लोक नीति का प्रमुख कार्य और भूमिका समाज को उसकी उन्नति के लिए आकार देना है। कि लोक नीति का मेन जो काम होगा वो ये है कि समाज में उन्नति होगी, समाज में वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। और साथ में सार्वजनिक नीतियों में लोगों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक क्षमताओं में सुधार करना सम्मिलित है, न कि केवल सेवाओं की वितरण और दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना। इससे पहले सार्वजनिक नीति के अध्ययन में संस्थागत संरचना और सरकार के दार्शनिक औचित्य का प्रभुत्व था, ध्यान शायद ही कभी नीतियों पर गया था। ठीक है, पहले पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर जो हमारी संस्थागत संरचनाएं होती थी, इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर्स, वो सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट थे, ना कि नीतियाँ इम्पॉर्टेंट थी। फिर भी सार्वजनिक नीति राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। थॉमस आर डाई, ये जो डाई लिखा हुआ है इनका पूरा नाम थॉमस आर डाई है। थॉमस आर डाई कहते हैं कि संस्थागत अध्ययनों में आमतौर पर विशेष सरकारी संस्थानों का वर्णन किया जाता है। नीतिगत परिणामों पर संस्थागत विशेषताओं के प्रभाव के बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ किए बिना, हालांकि संस्थागत व्यवस्था और नीति की सामग्री के मध्य संबंध काफ़ी हद तक अप्रकाशित रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आमतौर पर सरकारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उसके अंदर करा जाता है कि भाई हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर बातचीत रखी गई कि ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट ये है। तो नीतिगत परिणामों पर संस्थागत विशेषताओं के प्रभाव के बारे में व्यवस्थित रूप से पूछताछ होती है। जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर बिल्कुल सिस्टमैटिकली पूछताछ करी जाती है। हालांकि संस्थागत व्यवस्था और नीति की सामग्री के मध्य संबंध काफ़ी हद तक अप्रकाशित माना जाता है। डाई आगे देखते हैं कि आज राजनीतिक विज्ञान का ध्यान सार्वजनिक नीति पर केंद्रित हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि लोक नीति या फिर
नीति जो है अन्य विषयों के अंदर, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हमारी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या फिर हमारी और भी तरीके के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अब गिना जाने लगा है। आजकल नीति विश्लेषण नीतियों की सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए नीति विज्ञान का एक प्रमुख भाग भी बनते हैं। ठीक है, अगर आज के टाइम पे जो हमारी नीति है इसको कहाँ कहाँ देखा जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर देखा जाता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, शोधकर्ता, आर्कियोलॉजिस्ट सभी जो हैं इस टॉपिक को अपना एक प्रमुख विषय बनाकर, प्रमुख टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हो ही इतना गया है अच्छा, उभरा हुआ और वास्ट। जटिल राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच में संभावित अनपेक्षित परिणामों की पहचान करते हुए इच्छित लक्ष्यों से संबंधित किसी विशेष नीति की प्रभावशीलता की भविष्यवाणी करना एक कठिन काम होगा। मतलब एक बहुत मुश्किल पॉलिटिकल साइंस और मतलब पॉलिटिक्स में सोशल और इकोनॉमिकल जो हमारे प्रोसेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर ये परिणाम निकालने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे कि भाई लोग नीतियाँ जो हैं वो किस तरीके से बन सकती हैं। सीखने के उद्देश्य, नीति विश्लेषण के अर्थ, प्रकृति और दायरे की व्याख्या, नीति विश्लेषण, नीति प्रबंधन और ये सारा मतलब क्या क्या आप इसमें पढ़ोगे वो चीज़ें। नीति विश्लेषण उतना ही पुराना है जितना कि राज्य है। ठीक है, हमारा राज्य कब का बना हुआ है, सुकरात से पहले का भी। जैसे जैसे राज्य विकसित होता गया, बौद्धिक तकनीकी अधिक उपलब्ध होती गई और नीतियों के लिए विकल्प और रणनीतियों में विश्लेषण की प्रकृति दिखती गई। ठीक है, जैसे जैसे राज्य का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, हमारी और भी तरीक़ों की चीज़ों के अंदर पॉलिसीज़ का डिवीज़न हो गया। दैट्स मीन वो पॉलिसी एनालाइज हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ इस बदले हुए संदर्भ में कई विकसित देशों में 1970 के दशक की शुरुआत से नीति विश्लेषण में अनुसंधान और प्रशिक्षण में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हुई। इन देशों में नीति विश्लेषण सार्वजनिक नीति समस्याओं के लिए सरकार की बढ़ती चिंता से काफ़ी हद तक प्रेरित हुआ था। तो ये वाली चीज़ सामने रखी गई। इसके बाद लोक प्रशासन जो है, शब्दकोश नीति विश्लेषण के तहत, लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्शनरी लोक नीति को क्या बोलती है, नीति विश्लेषण को, वो कहती है कि नीति विकल्पों के प्रभावों के बारे में सहज निर्णय के लिए व्यवस्थित और डेटा आधारित विकल्प है। इसका प्रयोग समस्या मूल्यांकन के लिए एक तथ्य से पहले निर्णय उपकरण के रूप में और फिर बाद में अगेन मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने के लिए बोला जाता है। मतलब पहले तो प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करो, उसके बाद उसके फैक्ट्स निकालो, देन उसके बाद अगेन सब चीज़ें पूरी करने के बाद मूल्यांकन कर दो, इवैल्यूएट कर दो। विलियम डन बोलते हैं कि नीति विश्लेषण एक अनुप्रयुक्त अनुशासन है। इनके शब्द में इनके इनके अनुसार ये वाली बात है कि नीति विश्लेषण एक अनुप्रयुक्त अनुशासन है जो नीति प्रासंगिक जानकारी का उत्पादन और परिवर्तन करने के लिए पूछताछ और तर्क के कई तरीकों का उपयोग करता है और साथ में जिसका उपयोग सार्वजनिक समस्याओं को हल करने के लिए राजनीतिक सेटिंग में भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी तरीके की डेफिनेशंस हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर पीडीएफ्स पढ़ लेना। डाई ने आगे विश्लेषण की मांगों के लिए ये वाली बात रखी कि सोचने वाले व्यक्ति की प्रक्रिया के रूप में वर्णित मैं करता हूँ। इन्होंने बोला कि सार्वजनिक नीति विश्लेषण में विशेष रूप से शामिल है नीति के निर्धारण के बजाय नीति की व्याख्या के साथ एक प्राथमिक चिंतन, यह व्यवस्थित जांच के उपकरण के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों के कारणों और परिणामों की एक कठोर खोज है। और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मली डाई ने आगे लिखा है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो डाई की जो ऊपर डेफिनेशन है उसको लिख देना, दैट्स इट, बात ख़त्म है। अब बात आती है नीति विश्लेषण और संबंधित अवधारणाओं में अंतर। ठीक है, नीति विश्लेषण और संबंधित अवधारणाएं, उसकी इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो, और पॉलिसी एनालिसिस के अंदर हमें वो करना है अंतर, डिफरेंस। सबसे पहला है नीति विश्लेषण और नीति समर्थन। सार्वजनिक नीति विश्लेषण सरकारी नीतियों को कैसे बनाया और कार्यान्वित किया जाता है और उनके निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार के उद्देश्य से सरकारी नीतियों के लिए उपलब्ध ज्ञान के आवेदन का अध्ययन है। ठीक है, नीति विश्लेषण एक कार्यक्रम के प्रभाव की परीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से संगठनात्मक प्रभावशीलता को मापने का एक टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, ये वाली बात है कि हमारी जो पॉलिसी एनालिसिस है वो लागू हो जाने के लिए नीति के प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए एक पूरा सिस्टम और एक पूरा डेटा बनाया जाता है। तो नीति विश्लेषण और नीति समर्थन के अंदर यही अंतर है। अब आते हैं हम आगे कि दूसरी तरफ नीति विश्लेषण उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके नीति के व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने
करके नीति के प्रभाव की भी जांच करते हैं। और नीति विश्लेषण ये निर्धारित करने में समान नहीं है कि किसी विशेष स्थिति में सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए। भाई जो एनालिसिस होते हैं उसके बिहाफ पर ये नहीं देखा जाता, जो सरकार है वो हमारी कंफ्यूज हो जाती है कि यार अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पॉलिसी को बनाना है। नीति विश्लेषण और नीति प्रबंधन, ठीक है, हमारी सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको यही बताई थी। नीति विश्लेषण जो है हमारी नीति प्रबंधन है, नीति का मूल्यांकन है, और उसके बाद ही हमारी जो भी चीज़ मूल्यांकन और प्रबंधन करने के बाद उभर कर सामने आती है वो है हमारी नीति विश्लेषण। तो यही वाली सेम टू सेम डेफिनेशन इस पॉइंट के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद है नीति विश्लेषण के प्रकार, ठीक है, 3 तरीके के प्रकार हैं। समस्या का पहले क्या हुआ था, क्या नीति के उद्देश्य पूरे हुए थे, और तीसरा भविष्य की कार्यवाही के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस पर डिपेंड ये करता है कि अलग अलग तरीके की नीतियों का यूज़ किया जाता है। उनमें से कुछ स्पेशल क्या क्या है। नीति विश्लेषण का मूल्यांकन या अनुभवजन्य दृष्टिकोण। मूल्यांकन, नीति विश्लेषण का, नीति को एनालाइज करने के बाद उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है, उसको इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नीति विश्लेषण के लिए मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण कार्यक्रम मूल्यांकन पर केंद्रित है। मतलब सीधी सी बात है कि पॉलिसी एनालाइज के बाद किसी भी चीज़ को, मतलब उस पॉलिसी को इवेल्युएट करना ज़रूरी है ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें, देख सकें कि कब क्या कैसे कहाँ हो सकता है। नेक्स्ट है आपका संभावित नीति विश्लेषण, ठीक है। उसके साथ है हमारा पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण और पिछली नीतियों की व्याख्या को संदर्भित भी करता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार का नीति विश्लेषण विचाराधीन समस्या पर उपलब्ध ऐतिहासिक नीति अनुसंधान के बारे में पहले बताता है। एग्जाम्पल के लिए एक औद्योगिक कंपनी में श्रम अशांति पर एक अध्ययन जिसने पहले संचालन लागू किया और उस पर पूर्वव्यापी अध्ययन होगा, ठीक है। तो उसके बारे में पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण को कभी कभी पहली वाली पोस्ट या पोस्ट हॉक नीति विश्लेषण भी कहा जा सकता है। पोस्ट या पोस्ट हॉक नीति, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसी लिखी जाएगी, हिंदी में भी ऐसी लिखी जाएगी, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। संभावित नीति विश्लेषण प्रस्तावित नीति के भविष्य के परिणामों पर भी केंद्रित होती है। एग्जाम्पल के लिए डिसीजन लेने वाले के पास शहर के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य भागों में फायर स्टेशन स्थापित करने के 4 नीतिगत विकल्प होते हैं, ठीक है। इस मामले में नीति विश्लेषक उनके लिए उपलब्ध वैकल्पिक नीति विकल्पों के परिणामों के भविष्य की स्थिति बताते हैं। इन द सेंस कि कौन सा फायर स्टेशन, कौन सी चीज़ जहाँ पर आग लगी है उसके ज़्यादा पास पड़ता है। तो ये वाली चीज़ भी डिसाइड करनी है, निर्णय लेना है। भाई अब आपका जैसे ईस्ट में आग लगी है और आप वेस्ट से आग के लिए फायर वाली गाड़ी लेकर आओगे तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। क्या मुश्किल हो जाएगी कि अब यार इतनी देर हो गई, आग में तो सब जल के मर भी गए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो वो वाली चीज़ है सॉरी। पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण जानकारी उत्पन्न करता है जो निर्णय लेने के लिए सीधे उपयोगी होते हैं। ये वैज्ञानिक तरीकों के विकास के कारण ही जो नीति निर्माताओं के द्वारा डेटा वगैरह बनाए जाते हैं उनकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और साथ में ये वाली चीज़ है कि संभावित नीति विश्लेषण अक्सर समस्या के पसंदीदा समाधान और संबंधित संस्थानों द्वारा उन्हें हल करने के लिए किए गए प्रयासों के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर भी उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वर्णनात्मक नीति विश्लेषण। अब यहाँ पर ये वाली बात आती है कि संभावित नीति विश्लेषण स्पेशली नीति विकल्पों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भविष्य के राज्यों के पूर्वानुमान को संदर्भित भी करते हैं, ठीक है। भविष्य के जो राज्य हैं उनको भी यहाँ पर उल्लेखित रखते हैं, बताते हैं। निर्देशात्मक विश्लेषण, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का निर्देश देना, उसको डायरेक्ट करना, उसको बताना। तो विश्लेषण उन कार्यों की सिफारिश करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप एक विशेष परिणाम होता है। जब नीति विश्लेषक किसी समस्या के समाधान की प्रकृति के बारे में सुनिश्चित नहीं होते हैं या विकल्पों में से किसी विशेष समाधान का चयन करने का कोई भी कर्मादेशित तरीका नहीं होते हैं तो निर्देश अनुसार नीति विश्लेषण चुने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि अगर सॉरी आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास निर्णय लेने का या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा डायरेक्शंस देखोगे कि यार हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब डायरेक्शन देख के हम यहाँ से निकलने वाले हैं, हमें यहाँ से निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ तो रह नहीं सकते हैं। तो वही वाली चीज़ को यहाँ पर रखा जा रहा है कि निर्णय लेने के बाद जो हमारी सेकेंड चीज़ आती है वो ये वाली आती है कि यहाँ पर निर्देश या फिर वर्णन किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है। ये वाली भी क्लियर है आपकी, एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे तो मैंने समझा दी है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है नीति विश्लेषण की प्रक्रिया। देखो नीति विश्लेषण की प्रक्रिया जो है
पाँच तरीके की चीज़ों में रखी जाती है। अब उन 5 तरीके की चीज़ों को हम डीपली पढ़ लेते हैं, साथ एक एक करके क्या बताऊं। समस्या और उद्देश्यों की पहचान। फर्स्ट ऑफ ऑल समस्या और उद्देश्यों की पहचान करनी होती है कि समस्या क्या है और उसको पूरे करने के लिए हमें क्या गोल्स रखने हैं, कैसे उद्देश्यों को बताना है, ठीक है। सेकंड है हमारी वैकल्पिक नीति की विशेषताएं। वैकल्पिक नीति इमेजिनरी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है कि इन फ्यूचर के लिए हमें एक इमेजिनरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना, कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है या हो सकता है, तो उसके लिए एक वैकल्पिक नीति का निर्माण किया जाए। तीसरी है आपकी नीति विकल्पों का मूल्यांकन। नीति विकल्प, जो नीति के लिए हम विकल्प सोचते हैं उनका इवैल्यूएशन करना। चौथा है नीतिगत कार्यवाही की सिफारिश करना, ठीक है। नीतिगत कार्यवाही, जो नीतियाँ बन गई हैं उनकी कार्यवाही करने के लिए सिफारिश करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो वक्त के साथ बढ़ने के बजाय रुक जाती हैं। और पांचवी चीज़ है निगरानी नीति के परिणाम, कि निगरानी नीति जो है हमारी, उसके परिणाम क्या होते हैं, जो हमने नीति पर, पॉलिसी के ऊपर निगरानी रखी या जो भी चीज़ें हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे ही समझा दी है, आप एक बार यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है एक आलोचना है कि विश्लेषण राजनीतिक पहल को रोकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर राजनीतिक भागीदारी के प्रभाव को कम करता है। कुछ संदर्भों में यह प्रबोधन की तुलना में लोकतांत्रिक विकृति का एक रूप अधिक प्रतीत होता है, ठीक है। मतलब सीधी बात आलोचना वाली आ रही है, तो यहाँ पर ये वाली बात कही जाती है कि पॉलिसी जो है हमारी, उसके लिए पॉलिटिकल, जो मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स की चीज़ है, उसको पहल करनी है। ये भी तर्क दिया जाता है, मतलब इस बात को भी सामने रखा जाता है। अगेन सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है और बार बार आपकी इस क्लास को अगर मैं पॉज करूँगी तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर बोला गया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रभाव को भी बहुत ज़्यादा कम करता है, और ये वाली बात बताने की कोशिश करता है कि पॉलिसीज़ जो हैं एक बेसिकली हमारी परिणामों पर नहीं, नीतिगत नहीं, बिल्कुल एक एग्जैक्ट तरीके से होनी चाहिए थी। पहले से ही हमें सारा प्रोसेस बनाना चाहिए था, उसके बाद जाकर पॉलिसी जो है वो सामने रखनी चाहिए थी। तो आलोचना इसी बेस पर की गई है कि जो आपने 5 पॉइंट रखे हैं, उन 5 पॉइंट्स के अंदर ही ये वाली चीज़ है कि भाई आप जो हो प्लीज़ इस चीज़ को नॉर्मली रखो। ये नहीं हो कि बाद में नियम रखे जा रहे हैं, परिणाम निकाले जा रहे हैं, मूल्यांकन किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पूरा पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ये रखा जाएगा कि पहले पॉलिसी बनी, उसके बारे में उसको देखा गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको इवेल्युएट करा गया, देन उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला गया। राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण। नीति विश्लेषण सार्वजनिक कार्यवाही की वास्तविक सार को समझाने का एक साधन है। क्यों? क्योंकि नीतियों की व्याख्या इसकी प्रकृति को प्रकट करती है। पॉलिसी इसके बारे में जो है नेचर के बारे में पता लगता है, बताया जाता है कि हाँ जो पॉलिसी है उसका नेचर ये है, वो इन फ्यूचर इस काम आ सकती है या फिर अभी भी वो इस काम आ सकती है। इसी तरीके से समकालीन समाज में विचार के विभिन्न स्कूल हैं जो राज्य के उद्भव और प्रकृति के संदर्भ में नीति निर्माण से संबंधित प्रश्नों का भी वर्णन करते हैं। जॉबर्ट और मुलर जैसे विद्वान उस अंतर को पाटने के विषय में द स्टेट इन एक्शन पर अपने काम का पता लगाते हैं जो आज भी नीतियों पर अनुसंधान को भिन्न करता है। इसी प्रकार मैनी और थोएनिक अपने दृष्टिकोण को राजनीति के सार के रूप में परिभाषित करते हैं और 3 सिद्धांत दृष्टिकोण के लिए अपने तर्कों को वर्गीकृत करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो 3 सिद्धांत क्या है? पहला कि राज्य का बहुलवादी सिद्धांत है जो राज्य को एक सेवा हैच के रूप में मानता है जिसका उद्देश्य सामाजिक मांगों का जवाब देना है। ठीक है, मतलब सीधी बात है, सबसे पहला ये वाला सेवा हैच के अंदर रखा जाता है कि जो सामाजिक मांगे हैं उनका जवाब देना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी माना गया है। दूसरा सिद्धांत रखा गया कि राज्य पर एक सामाजिक वर्ग या समूह की सेवा का उपकरण के रूप में जोर होता है। मतलब उन्होंने, अब जैसे कि आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपलोड करना, आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप लोगों की इन्फोस को सॉल्व करना, आपके डाउट्स को क्लियर करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी तरीके की जिम्मेदारी को यहाँ पर दूसरे चरण में रखा गया कि सामाजिक वर्ग और विशिष्ट समूह, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स
बूढ़ों के, जवानों के, बच्चों के, इन सभी के जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो सभी चीज़ें उपकरण के रूप में किस पर, सरकार पर, राज्य पर जोर देती है कि उनका काम है, देखना है उनको कि भाई किस तरीके से पॉलिसीज़ को हम सामने रख सकते हैं। ये वाली चीज़ आगे बढ़ती है और ये बोला जाता है कि नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समान है, जिसे मुख्य रूप से शहरी जर्मन समाजशास्त्रियों ने 1970 के दशक में विकसित किया गया था। ठीक है, नव मार्क्सवादियों ने 1970 के टाइम पे इस चीज़ को डेवलप किया था और बताया था कि हाँ क्या चीज़ है, क्या सामने रखना चाहिए, किस तरीके से सामाजिक वर्ग को इक्वालिटी या फिर नीतियों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक नीति को शासी अभिजात वर्ग की प्राथमिकता और मूल्यों के रूप में भी माना जा सकता है। अब आता है तीसरा में नव संस्थावादी दृष्टिकोण आता है। नव संस्थावादी दृष्टिकोण स्टूडेंट्स आप लोगों ने 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, ये बोलते हैं कि क्षेत्र आधारित या फिर श्रेणी आधारित हितों के प्रतिनिधि के माध्यम से या इन क्रियाओं को फ्रेम करवाने वाले संगठन और संस्थागत नियमों के माध्यम से अभिनेताओं के मध्य और उनके मध्य शक्ति और वार्तालाप के विवरण पर बल देता है। जैसे कि इसमें भी सुझाव, मतलब सीधी बात में बताती हूँ, घूमी हुई बात लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट है हमारा नव संस्थावादी दृष्टिकोण। ये कहता है कि अलग अलग तरीके से क्षेत्र आधारित या श्रेणी आधारित हितों में रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे होते हैं, उनकी हेल्प से अंतर क्रियाओं को फ्रेम करने, संगठन और संस्थागत नियमों के माध्यम से अभिनेताओं के मध्य और उनकी शक्ति और उनकी बातचीत वार्तालाप के विवरण पर बहुत ज़्यादा बल देता है। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट से हम बात नहीं करेंगे वो हमारे बारे में कैसे जानेगी। ये वाली बात, मतलब कहते हैं ना कि अगर जब तक बच्चा भी नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं देती है, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर जब तक हम गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे वो हमारे लिए पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ों को नहीं रखेगी। तो तीसरे में नव संस्थावादी दृष्टिकोण रखा गया और ये रखा गया कि इनके बीच वार्तालाप और इनके बीच की शक्तियों को बताना, उन पर बल देना ज़रूरी है ताकि इसमें से कोई भी सुझाव दे दिया जाए। नव निगमवादी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण से देखा गया तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में रखे गए। ठीक है, तो इस संदर्भ में नीति विश्लेषण ये समझना संभव बनाता है कि राज्य और अधिक व्यापक रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण कैसे काम करता है। वर्तमान में वैश्वीकरण की हवा विभिन्न देशों में फैल रही है, जिसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। ठीक है, मतलब सीधी बात कही जा रही है, जो हमारी नीति विश्लेषण है ना, वो चीज़ ये समझना संभव बनाती है कि राज्य और अधिक व्यापक रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वर्तमान में वैश्वीकरण को पॉलिसीज़ के बिहाफ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया के अंदर से इंडिया की या अदर पॉलिसीज़ को कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल बनाई जा रही है, कैसे इम्प्लीमेंटेशंस किए जा रहे हैं, कैसे उनको इवेल्युएट, मूल्यांकन किया जा रहा है। तो भाई निष्कर्ष जो आता है वो ये आता है कि नीति विश्लेषण के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वो समाज के अंदर अलग अलग तरीके की कार्यवाहियों के लिए अपने अपने तरीक़ों को यूज़ करती हैं। ठीक है, वो यूज़ किस बेस पे, कि जैसे नव संस्थावादी हैं, नव मार्क्सवादी हैं, ये जो नए नए लोग उभर कर आए थे बाद में, ये वो चीज़ें हैं। वैश्वीकरण के टाइम पे समाज की बढ़ती जटिलताओं में सार्वजनिक नीति विश्लेषण ने बहुत महत्व ग्रहण कर लिया और आज ये बहुत से तत्वों पर भी प्रभावित है, जिसने प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया। क्यों? क्योंकि इसने नीति निर्माण में कई खिलाड़ियों के प्रवेश को सुविधा प्रदान कर दी है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की जो सेकेंड यूनिट थी यहाँ फिनिश हो गई है। इसके खासकर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, कन्फ्यूज़ मत होना। फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसके अंदर हमारे लोक नीति या फिर नीति को पूछा जाता है, साथ में नीति विश्लेषण को अगर रख दिया जाए तो वो बाई चांस की बात है। लेकिन यूनिट 2 पर जो डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं वो लोक नीति नहीं, नीति नहीं, सीधा नीति विश्लेषण पर आते हैं कि नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। नीति विश्लेषण की प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर चर्चा करो। कार्य क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताई है, कार्य क्षेत्र वो है कि इसकी प्रक्रिया, मतलब स्टार्टिंग में प्रकृति आपको बतानी है। देन उसके बाद कार्य क्षेत्र जो नीचे 5 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ये वो वाली चीज़ है। नीति विश्लेषण और नीति समर्थन के बीच अंतर करें। ठीक है, नीति समर्थन और नीति विश्लेषण भी आपको मैंने ऊपर समझाया है। आप नीति विश्लेषण को नीति प्रबंधन की प्रक्रिया से कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन के अंदर नीति विश्लेषण के बारे में लिखना है स्टार्टिंग का, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद जाकर आपको नीति विश्लेषण लिखना है, फिर नीति प्रबंधन की प्रक्रिया को लिखना है, देन लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। वैसे ही सेम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी करेंगे।
विश्लेषण विभिन्न प्रकार के नीति विश्लेषण हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। विश्लेषण के बारे में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, एंड देन जो लास्ट में मैंने आप लोगों को नव मार्क्सवादी, नव यथार्थवादी, नव संस्थागतवादी जो पढ़ाए हैं, यहाँ पर वो वाली चीज़ आएगी कि विश्लेषण विभिन्न प्रकार के नीति विश्लेषण हैं। तो ये वाले तरीके के नीति विश्लेषण सामने रखे गए हैं। राज्य के अनेक सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण करें। ये पूरा टॉपिक वो है जो आपकी यूनिट है पूरी। ठीक है, ये वो वाला आएगा। इसके अंदर भी अगेन इंट्रोडक्शन लिखकर उसके बाद यहाँ पर राज्य के अनेक सिद्धांतों वाला जो टॉपिक है उसको लिखा जाएगा। एंड लास्ट है विधि विश्लेषण पर वैश्वीकरण का प्रभाव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे, पहले ये वाली बात आएगी नीति विश्लेषण का परिचय, उसके बाद वैश्वीकरण के रूप में पॉलिसीज़ ने कैसे अपना काम करा है वो वाली चीज़ आएगी। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया विस्तृत करें। ठीक है, वैश्वीकरण ने पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपना काम करा है। अगर कोई पॉलिसी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल के लिए आप हाल ही की किसान आंदोलन वाला ले लो। उनके लिए जो नीतियाँ बनाई गई, वो जो किसान आंदोलन थे वो उनके साथ चलते चलते आउट ऑफ इंडिया भी गए, तो वो वैश्वीकरण हुआ ना। तो वो वाला एग्जांपल आप डाल सकते हो इसके अंदर, और उसके बाद अपना मत देकर ये बोलोगे कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण ने अपना प्रभाव पॉलिसीज़ पर पूरे तरीके से डाला है कि अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिसी होती है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करा। सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे सामाजिक आंदोलन आपकी नेक्स्ट यूनिट है, तो उसके अंदर आप पढ़ लोगे। तो वो वाली चीज़ की सब कुछ करने के बाद यहाँ पर ये हल निकलता है कि वैश्वीकरण ने पॉलिसीज़ में अपना योगदान दिया भी है और अपना योगदान नहीं भी दिया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी एक वक्त पर निकल कर सामने आई थी जिसके अंदर वैश्वीकरण ने कोई हेल्प नहीं करी थी किसी और देश की। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण इन द सेंस अदर कंट्रीज़ ने किसी एक कंट्री की हेल्प नहीं करी थी। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। होप्स हो कि इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। एंड अगेन आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो। सो अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, निक्की ज़ेयर, वाई आर यू फेयर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।